के प्रायोजक हैं नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा का बजट पेश हो चुका है और बजट के बाद अब उसके विश्लेषण को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। माना यह जा रहा है कि जो चिरायु मिशन है, क्या उससे बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है? उससे बीजेपी ने एक बड़े पैमाने पर लोगों को साधने की कोशिश की है। क्या वो ट्रंप कार्ड हो सकता है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ, बजट के तुरंत बाद बीजेपी चुनावी मोड में नजर आई। पंचकुला के अंदर कई नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है? 23 के बजट के बाद क्या अब 24 का मिशन शुरू हो चुका है? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने चौथे बजट से 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की नींव रख दी है। मौजूदा वक्त में हरियाणा में बीजेपी के पास सभी 10 लोकसभा सीटें हैं, तो साथ ही विधानसभा चुनाव होने तक राज्य में बीजेपी को भी सत्ता में 10 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में हरियाणा सरकार ने ऐसी 2 बड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस किया, जो सीधे तौर पर राज्य की 1,56,00,000 की आबादी को फायदा पहुंचाती है। और 2024 को लक्ष्य बनाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 बड़ी योजनाओं से हरियाणा के वोट बैंक पर डबल अटैक किया है। हरियाणा में 15 लाख से भी ज्यादा परिवार आयुष्मान योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं, जिनकी आय 1,80,000 रुपए है। ऐसे में इस बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना में आय का दायरा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया है। अब इस दायरे में आने वालों को 5 लाख रुपए कैशलेस इलाज का कवर मिलेगा। सरकार ने चिरायु और आयुष्मान भारत योजना में करीब 29.93 लाख नए परिवारों को जोड़ दिया है, जिससे इस योजना का लाभ हरियाणा में करीब 1 करोड़ लोग लाभ ले पाएंगे। हरियाणा में साल 2014 से सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। इसमें युवाओं से लेकर खेल खिलाड़ी, किसान और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार का ये बजट 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से हैं, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और सुखविंदर सिंह गिल आम आदमी पार्टी से हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना, सबसे पहले मैं समझना चाह रहा हूं कि एक तो चर्चा है जानकारों की ओर से कि जो ये चिरायु मिशन योजना है, इसमें जो कैटेगरी 3 लाख तक कर दी गई है, इसे क्या मास्टर स्ट्रोक माना जाए चुनाव से पहले? और उसके ठीक अगले ही दिन दूसरी पार्टी के कई नेताओं को खुद मुख्यमंत्री ज्वाइन करवा रहे हैं। पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है क्या हरियाणा में? क्योंकि बात 2 तरह की है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऐसा मान लें? जी वरुण, जहाँ तक 2024 की बात है, मैं ये मानती हूँ कि जनता खुद से तैयारी कर रही है जनता की सरकार को फिर से लाने के लिए। हम तो तैयारी कर रहे हैं कि कौन सी डेवलपमेंट के काम ऐसे हैं जो आने वाले समय में अगले 5 साल में और करने हैं, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और जो जनता है वो लगातार बार बार अपना प्यार हमारे पे लुटा रही है, हम पर विश्वास कर रही है, और उसी विश्वास के दम पर हम जो है दोबारा से हम और सोच रहे हैं कि अगले 5 साल हम कितनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं जनता के लिए। जहाँ तक चिरायु योजना की आपने बात कही, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने इसका दायरा बढ़ाया। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ही एक बहुत बड़ी बात है, चाहे केंद्र सरकार में आयुष्मान योजना और उसको हमने आगे चिरायु योजना में इसको बढ़ाया, इसका इंट्रोडक्शन ही एक बड़ी बात है। लेकिन उसका दायरा बढ़ाना, राइट टू हेल्थ, मुझे लगता है कि सभी लोग चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसको इमीडिएटली सहायता भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पैसों की कमी की वजह से वो परेशान होता रहे। और जैसे जैसे मौका लगेगा इसका दायरा और भी बढ़ता जाएगा। इसके दायरे को और भी बढ़ाने का काम हम करेंगे। मुझे लगता है इसका 2024 के चुनावों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसको पहले शुरू किया गया, अब इसकी इनकम का दायरा बढ़ाया गया और आगे भी इसकी इनकम का दायरा और बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि तैयारी के नाम पर फिलहाल विपक्ष तैयारी कर रहा है कि अपने कुकर्मों को किस तरह से छुपाएं, कि जो उन्होंने अपने समय में किया था उसका जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि इतने अच्छे काम किए जा रहे हैं हमारी पार्टी के द्वारा, तो उनके पास जवाब नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कुकर्मों को छुपाएं, और वो कैसे कर रहे हैं? बरगला कर,
लोगों को बरगला रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं, तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कभी सीएमआई की रिपोर्ट आ जाती है, कभी इनकी टूल किट आ जाती है, कभी कुछ और आ जाता है। तो हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है या आम आदमी पार्टी के जो शासित प्रदेश हैं, इस समय उनका क्या हाल हो रहा है। दूर नहीं जाइए, पंजाब में ही देख लीजिए, पंजाब में क्या स्थिति है। हम सब इस चीज को देख रहे हैं। केजरीवाल जी कहते थे कि एक बार मुझे पुलिस दे दें, और वो पुलिस का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाह रहे थे वो हमारे को समझ आ रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि पुलिस वालों को इतनी बुरी तरह पीटा जाएगा। तो क्या हालत हो रहा है वहां पर, वॉयलेंस कितनी ज्यादा बढ़ रही है। ये खुद से मानते थे कि हमने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया है और वो किस तरह से सीआईए से कनेक्टेड है, और अब पे बैक का टाइम है, कहीं ना कहीं पे बैक का टाइम है, इसलिए वो सहन करना पंजाब की जनता को पड़ रहा है। वही कोशिश आपने कुछ ज्यादा ही बातें इसके अंदर समेट दी, हालांकि पंजाब से लेकर वहां तक मैं सिर्फ बजट और चिरायु योजना और आज जो ज्वाइनिंग हुई थी उसके संदर्भ में था। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्रोही जी, क्या बीजेपी योजना के दम पर चिरायु होगी, या फिर आप कह रहे थे भाई कोई पूछ नहीं रहा, अभी आप ही के एक नेता जो हैं वो ज्वाइन कर गए, एक पूर्व विधायक भी ज्वाइन कर गए, तो मतलब कम से कम गोल तो स्कोर किया है बीजेपी ने। क्योंकि आपको, बहन वंदना जी को, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को और भाई सुखविंदर सिंह गुल और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले मैं इस बजट पर 2 लाइन बोलकर आपकी बात का जवाब दूंगा। इस बजट का एक ही 2 लाइन का इशार है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। खट्टर जी ने पूरे हरियाणा को कह दिया कर्ज ले और भाई संगियो घी पियो, सत्ता का मौज ले और आम हरियाणुओं को भगवान भरोसे जीने दो। वो मैंने क्यों कहा? क्योंकि इस पूरे बजट के अंदर 35.96% जो आय का स्रोत है वो कर्ज है। अर्थात 1,83,000 करोड़ के बजट में 64,000 रुपए आपको कर्ज से आएंगे और खर्च पर 30.86%, अर्थात जो आप खर्च करोगे उसका 58% आप 58,000 करोड़ रुपए कर्ज में दे दोगे। एक्चुअल बजट बचेगा 1,85,000 का, ना 25,000 का, और 1,85,000 करोड़ में भी 64,000 अगर आपको कर्जा मिलेगा तो आपकी गाड़ी चलेगी। बजट की अगली बात मैं बाद में कहूंगा, पहले आपका जवाब दे देता हूं। देखिए, पिछले 7 दिनों से इतने विपक्ष के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है, भाजपा के, आम आदमी पार्टी के, इनेलो के, तो भाजपा ने सोचा कि तुम्हारे साथ तो आधार ही खिसक रहा है, माहौल ही कांग्रेस का बन रहा है, इसलिए एक कांग्रेस का नेता संदीप राणा वो शामिल कर लिया, युवा नेता। और वो भी जब, क्योंकि हमारे पास वो पूर्व विधायक रमेश गुप्ता आ गए तो संदीप राणा को पता चल गया भाई तेरे को तो भाई टिकट मिलेगी नहीं, हो सकता है भाजपा में कुछ मड़ाई मिल जाए, वो चला गया। अब आप तुलना करो कि पिछले एक सप्ताह की बात कर रहा हूं, कांग्रेस में कितने लोग आए हैं और भाजपा में केवल 2 लोग गए हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। फिर मैं उस बजट पर ही आता हूं। मुख्यमंत्री जी ने 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया और मुख्यमंत्री जी ने जुमला उछाल दिया कि भाई 11.6% की हमने बढ़ोतरी की है। उन्होंने तो, जबकि पूर्व बजट जो था 21-22 का, 22-23 का, वो था 1,77,255 करोड़ रुपए का, वो भी अनुमानित बजट था, ये भी अनुमानित बजट है। अगर उससे आप तुलना करो तो ये वृद्धि है 3.25 से 4%। पर मुख्यमंत्री जी ने संशोधित अनुमान जो 1,64,000 करोड़ का था उससे तुलना की। अब मैं आप संशोधित अनुमान पर आ जाता हूं। पिछले 8 सालों का भाजपा का आप बजट उठाकर देख लो और जो संशोधित बजट हुआ है उसकी तुलना कर लो, तो उसके हिसाब से ये बजट जो 1,83,000 का है ये वास्तव में बढ़कर रह जाएगा 1,70,000 करोड़ का। तो उसकी भी अगर तुलना करो तो 3.5 से 4% की वृद्धि हुई है। 3.5-4% की वृद्धि महंगाई और रुपए के अवमूल्यन से तुलना कर लो, ये तो जो कर्मचारियों की तनख्वाह और एस्टेब्लिशमेंट में नहीं निकलेगा। अब आपने चिरायु योजना की बात कर दी, बड़ी लंबी चौड़ी आपने भी कह दिया
कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। गलती क्या होगी सर मास्टर मुझसे, स्ट्रोक है? नहीं कहना चाहिए था नहीं मुझे। सर, मैं सर आपको कोई तंज नहीं कस रहा, आपकी नहीं, आप बात फंस लो सर। नहीं सर तंज नहीं कस रहा, केवल आपकी बात का संदर्भ ले रहा हूं। भाई क्या मास्टर स्ट्रोक है? 1,80,000 से इन्होंने 3 लाख कर दिया। किसके लिए कर दिया? जो 1,500 रुपए वार्षिक बीमा करवाएंगे। तो बीमे का तो विभिन्न कंपनियां पहले ही करवा रही हैं, प्राइवेट कंपनियां भी मौजूद है, जो चाहे बीमे से ले सकता है। सरकार ने भी अपनी तरफ से बीमा करवाने का कर दिया। आंगनबाड़ी हो चाहे नंबरदार हो चाहे दूसरे जितने लोग की है, उनका भी 1,200 रुपए महीने का है, तो उनका भी 1,500 रुपए। अच्छा फिर बजट पे हो ना सर, बजट पे कल बहुत लंबी चर्चा हुई है, 2 और मेहमान है मेरे साथ। नहीं सर, मैं लास्ट बात, स्वास्थ्य की बात आपने बड़ी लंबी छोड़ी थी, इसलिए उसी की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग का बजट है 9,647 और जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है लंबी चौड़ी, 11 मेडिकल कॉलेज 8 साल से कह रहे हैं, एक भी नहीं आया। वो कह रहे हैं 3 इस साल आएंगे, देखते हैं महेंद्रगढ़ की भिवानी का जमीन पर आता है नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि केवल इन 11 मेडिकल कॉलेजों को बनाने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होगा और आपका बजट है मेरी उदारता का लाभ मत उठाइए आप, मैं आऊंगा आपके पास, बहुत लंबी होगी स्पीच आज। बजट है 9,647। ठीक है, अब आप मुझे बता दो ये कहां तो चिरायु ले आएंगे, कहां कर देंगे? अरे जुमले हैं। और मैंने ऐसा नहीं कहा था मास्टर स्ट्रोक है, मैंने पूछा था कि क्या हो सकता है। विजेंद्र रेड्डी जी के पास चलते हैं। विजेंद्र जी, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, जुमला है। ठीक है, और जनता ने तय कर रखा है। विजेंद्र जी कहेंगे कि भाई और मुंगेरी लाल मैंने ठीक से कप्तानी नहीं की आज के मैच की, जो 2019 में कमी रह गई है वो 2024 में पूरी करके वास्तव में जमुना पार भेज देंगे। ठीक है, मैं आता हूँ विजेंद्र रेड्डी जी। भाई ये चिरायु योजना, ये जो चल ठीक है, आंकड़े अब बहुत लंबी बात कर गए विद्रोही जी, आप बताएं कल एक जो बजट आया और उसके बाद आज की बात भी मैं कर रहा हूं, आज बीजेपी ने कुछ ज्वाइनिंग करवा करके एक माहौल बनाने की कोशिश की और एक और आपकी यात्रा भी शुरू हो गई है, माहौल कैसा है? जी ये तो राजनीतिक पार्टियां एक रेल होती हैं, कोई उतर रहा है कोई चढ़ रहा है, सवारियां आ रही हैं जा रही है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होता। कोई होगा सत्ता का लालची जो है, उसने सोचा होगा कुछ मलाई मैं भी ले लूंगा, आ जाएगा, लेकिन हकीकत जो है वो एक अलग ही तरह की हकीकत है। और मैं विद्रोही जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, भाई ज्यादा परेशान ना हो। मास्टर स्ट्रोक अगर अरुण जी ने कह दिया तो कल तो कई चैनलों पर तोहफा कह रहे थे कि बहुत बड़े तोहफे जो है नई सरकार ने देने का काम किया। मैं पूछूं सर, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ये हो सकता है क्या? हाँ, नहीं, ये कहते हैं कि हमने हर वर्ग को शामिल किया। भाई कौन से वर्ग को आप छोड़ सकते हो? कृषि है, शहरी विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक न्याय, उद्योग, सबको तो लेना पड़ेगा क्योंकि सब में कर्मचारी भी हैं, सबके जो ना रूटीन के एक्सपेंसेस भी हैं, उनको पेंशन और सैलरी भी देनी होती है, शामिल तो करना पड़ेगा। लेकिन शामिल करने के बाद आपने उसको बढ़ाया या घटाया, बात ये बनती है कितना बढ़ाया तो क्या बढ़ाया। अभी देखिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में घटाया, सोशल कल्याण में घटाया और ग्रामीण विकास में 38% वंदना जी 38% हद कर दिया आपने। ग्रामीण विकास में 38% की डेप्रिसिएशन मार दी, इतना घटा दिया आपने। हेल्थ में 0.01% घटाया आपने, बजट तो बढ़ाया और हर विभाग में आपने, हर वर्ग में आपने बजट को घटाया, नंबर 1 बात। और ऊपर से कहते हैं कि तोहफा दे दिया। भाई ये कौन सा तोहफा? घटाने वाला को भी तोहफा कहते हैं तो वो बीजेपी की सरकार में कहते होंगे, हमारे में तो बढ़ाने वाले को तोहफा कहते हैं, आपके यहाँ घटाने वाले को तोहफा कहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप कहते रहिए। दूसरी बात, जो इन्होंने घोषणाएं की, अरुण गोयल साहब जो घोषणाएं की है, मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने 2021 में घोषणा की, मेरे पास सारी लिखी हुई है, 2022 की घोषणा भी लिखी है और इस वाली भी मैंने लिख ली है, नोट कर ली है, क्योंकि अगले साल फिर काम आएंगी, एक बजट और इनको पेश करने का मौका दिया जाएगा। अभी ये कहते हैं कि हम 65,000 नौकरियां देने का काम करेंगे। पहले आपने कहा था 50,000 नौकरियां देने का काम करेंगे, वो उनकी लिस्ट में हमारे को दे दो, वो कौन सी 50,000 आपने नौकरियां दी है पिछले बजट में। इसके बाद आपने घोषणा की थी कि हम जो फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में महिला हॉस्टल बनाएंगे, वो मैंने अपनी बेटी को रखवाना है वहां पर हॉस्टल में, मुझे प्लीज उनका एड्रेस दे दीजिए और उनके चार्जेस बताइए क्या क्या रखे हैं। इन्होंने कहा था कि
लड़कियों, पढ़ने वाली लड़कियों के लिए अलग से बस चलाई जाएगी, जिसमें महिला कांस्टेबल सुरक्षा के बतौर उसमें 7 क्लास करेगी। कितनी बस चलाई हरियाणा प्रदेश में, वो भी अगर जानकारी हो तो बहन बता दो, ना हो तो कोई बात नहीं, अगली बार बता दियो। पीछे आपने कहा था कि 20,000 मकान बना करके गरीबों को देंगे, इस बार आपने कहा 1 लाख मकान बनाएंगे। और पिछले कौन से 20,000 परिवारों को आपने मकान दिए हैं, थोड़ी सी जानकारी दे दो। 4-5 गरीब मेरे मित्र भी हैं, उनकी भी एप्लीकेशन में लगवाने का काम करूंगा। इसके अलावा आपने और भिवानी सोनीपत में महिला कॉलेज बनाएंगे, क्या सोनीपत में महिला कॉलेज बना, क्या भिवानी में महिला कॉलेज बना? तो कहने का भाव अरुण जी ये है, ये जुमलों का बजट है, ये खोखला बजट है। हकीकत में ये क्या समझते हैं कि जनता भूल जाती है 1 साल के बाद, लेकिन ये इनेलो के प्रवक्ता किस लिए बैठे हैं? हम याद दिलाते रहेंगे समय समय पर, करना ना करना आपका काम है, लेकिन आपको हम याद जरूर दिलाएंगे। और दूसरी बात रही परिवर्तन यात्रा वाली, जिस प्रकार से 1985 में ताऊ देवीलाल ने न्याय युद्ध की यात्रा की थी और 23 मार्च 1987 को जींद में सम्मेलन किया था, और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में 85 सीटें लेकर के ताऊ देवीलाल ने सरकार बनाने का काम किया था। सेम वही दृश्य आज आपने देखा होगा, जो अभय सिंह जी की यात्रा की शुरुआत हुई, कितना जन सैलाब वहां पर उमड़ करके आया है, और जब 25 सितंबर को वहां समापन होगा, देखना वही 1987 वाली लहर आएगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करके हरियाणा प्रदेश में सत्ता स्थापित करने का काम करेगी। सुखविंदर सिंह गिल साहब के पास चलते हैं। गिल साहब भाई, आप भी जब आप कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने बड़ा काम किया है, हरियाणा में चिरायु योजना, उसकी एक कैटेगरी बनाना, उसमें 3 लाख तक का एक आंकड़ा देकर वहां तक लोगों को शामिल करना और कितने लोग उसमें आएंगे, तो भाई अगर स्वास्थ्य पर काम हो रहा है तो आपको तारीफ करनी चाहिए या नहीं? आवाज नहीं आ रही जी गिल साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। देखिए कि म्यूट तो नहीं कर रखा आपने? चलिए, मैं गिल साहब आपके वापस लौटूंगा आपके पास, जैसी आपकी आवाज आएगी। इसको एक बार दिखा लेते हैं। वंदना, आपने सुना भाई विद्रोही जी क्या कह रहे हैं, विजेंद्र जी क्या कह रहे हैं? चिरायु योजना आएगी और वो उस तरीके से लागू हो जाएगी जैसा ऐलान किया गया, इस पे उन्हें तो शक है। और मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है ये आप बता दीजिए, मैं मतलब मेरे से तो नाराज हो जाएंगे वो। देखिए, सबसे पहले तो इनका शक जो है वो तो सदा ही बना रहेगा, क्योंकि ये अभी तक इस चीज से हैरान है कि मोदी सरकार और खट्टर सरकार ऐसा क्या काम कर रही है कि जो जनता है वो बार बार इनको पसंद कर रही है, बार बार इनको वापस लेकर आ रही है, और हर बार सीट का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये शक इनका रहेगा, लेकिन इनको अपने कर्म याद नहीं रहेंगे, वो बात अलग है। सबसे पहली बात यहाँ पर विद्रोही जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने सबसे पहले कहा कर्ज की बात यहाँ पर करी कि इतना परसेंटेज कर्ज है। यहाँ पर ये डेटा बता रहे हैं 35.96%। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कर्ज लिमिट के अंदर है, जो केंद्र ने लिमिट निर्धारित किया है उसकी लिमिट के अंदर है। आप लोग जब सरकार में थे हरियाणा में 5 बार लिमिट से बाहर गए, क्या आपको अपनी याद है क्या वो? या आपकी जो अगर पंजाब में बात कर ले तो जब पंजाब में आपकी सरकार थी तब 40% के बाहर थे, और राजस्थान में भी क्या हाल है सभी को मालूम है। तो मुझे लगता है कि आपको अपना भी देख लेना चाहिए कि आपने अपने समय में क्या किया था। आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात की कि ज्वाइनिंग जो है 2 करा के खुश हो रहे हैं, तो भाई आपके यहाँ पे तो ज्वाइनिंग कैसे होती है? जब एक अध्यक्ष होता है तो दूसरे के छोड़ के चले जाते हैं, जब दूसरा अध्यक्ष बनता है तो पहले वाले वापस आ जाते हैं। तो जो अभी रमेश गुप्ता जी की आप बात कर रहे थे, वो कांग्रेस के लाडवा के विधायक थे। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका आना और जाना है वो उन्हीं लोगों का चलता रहता है। अभी शैलजा जी अगर अध्यक्ष है तो हुडा जी वाले छोड़ देंगे, हुडा जी को पावर दी तो वो वापस आ जाएंगे, शैलजा जी वाले चले जाएंगे तो फिर स्विच होगा, तो फिर से वापस चेंज कर देंगे। तो यहाँ तो लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर लोग जो है कार्यकर्ता की तरह जुड़ते हैं। सत्ता के लिए कौन ललायत रहते हैं, किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे को यहाँ पर पता है। आपने यहाँ पर अभी बात करी कि वृद्धि कितनी हुई है, कि जो हमारा जो बजट है उसकी जो वृद्धि है वो ज्यादा नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पर भी कहा कि कितना सारा जो पैसा है वो तो कर्ज का जो ब्याज है वो देने में चला जाएगा। अभी कर की प्राप्तियां जो है मुख्यमंत्री जी ने खुद बताई थी 1,09,000 करोड़ की तो प्राप्तियां बता रहे हैं वो।
जिसको आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचेगा, हम किस तरह से ये सारी योजनाएं चलाएंगे। बजट क्या होता है? बजट का मतलब है कि जितना भी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको बेहतर ढंग से हम प्रेजेंट कर सके, वो हम लगातार करते हैं और हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा हुआ है। तो वो आपको कहीं ना कहीं चुभेगा, इस चीज को मैं मानती हूँ। और दूसरी बात, अभी मैं रेणु जी की बात को सुन रही थी, उन्होंने परसेंटेज की बात की। उन्होंने कहा कि बजट जो है घटा दिया गया, पता नहीं कहाँ से ये आंकड़े लेकर आते हैं। उद्योगों पर 88% जो बजट है वो बढ़ाया गया है, ग्रामीण का 70.4% बढ़ाया गया, शिक्षा पर 5.2% का बढ़ाया गया। अब आपको ये कहाँ से डेटा मिलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है आपके डेटा का जो एरिया वो भी देखना चाहिए। अभी आपने कहा कि पिछली बार हमने 50,000 नौकरियों की बात की थी, बिल्कुल हमने नौकरियां दी हैं, हम 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। और जब तक ये तो 8 साल में तय होगा, हमने आप करोगे 8 साल में हमने दिया, पिछली साल की 50,000 बोली थी 50। ठीक है, बंदा कंप्लीट करिए। भी पहुंचेंगे, केंद्र से भी नौकरियां आ रही है, स्टेट से भी आ रही है, और मोदी जी और खट्टर जी अपने हाथ से बांट रहे हैं। और किस लिए बांट रहे हैं? कि जो योग्यता से पास हो रहे हैं उनको बांट रहे हैं। आपकी तरह नहीं कि जेब में पर्ची डाली, खर्ची डाली और फिर नौकरी मिल गई। तो योग्यता से नौकरी मिल रही है। आने वाले टाइम में भी हमारे हरियाणा का युवा विश्वास करता है कि नौकरियां अगर मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगी। जाके कोचिंग सेंटर पे भीड़ देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको वो भीड़ किस लिए, हमको पता पड़ेगी तो नौकरी मिलेगी। ठीक, बंदा मैं आता हूँ आपके पास। वो खत्म हो गया। गिल साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज उनको मिल रही होगी। गिल साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी सर। जी, सवाल मेरा वही था कि स्वास्थ्य को लेकर के सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया चिरायु योजना का। तो अगर शिक्षा स्वास्थ्य आपका एक मूल एजेंडा रहता है और सरकार यहाँ पर शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर कुछ कर रही है, तो क्या आपको प्रशंसा करनी चाहिए? देखिए, मैं सुन रहा था मेरी बहन वंदना को भी, वो भी एक तथ्य इन कुछ आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि 50,000 करोड़ घाटे का बजट पेश किया है, जो हरियाणा सरकार है, जो 5.2% जो चिकित्सा पर खर्च करती है, और वहीं दिल्ली सरकार है जो 13% शिक्षा पर खर्च करती है और घाटे का बजट नहीं, मुनाफे का बजट पेश करती है। तो इतनी सुविधाएं देने के बाद मैं कहूंगा ये चिरायु योजना, जो आयुष्मान योजना है, उसमें जो लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए वो तो वंचित रह जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी नॉलेज में है, जो मेरा एक निजी जानने वाला बंदा था जिसको कई कंडीशनें लगा दी गई प्राइवेट हॉस्पिटलों में कि आपका ऑपरेशन होगा या दाखिल होगे। बहुत सी ऐसी कंडीशनें हैं इस योजनाओं में जो जिसको लाभ मिलना चाहिए वो लोग वंचित रह जाते हैं। अगर आपने वाकया ही स्वास्थ्य सेवाएं देनी है हरियाणा वासियों को, तो आप सरकारी अस्पताल में, दिल्ली की बात थी, आप क्यों नहीं उनका इलाज फ्री करते, क्यों नहीं अच्छे हॉस्पिटल अच्छे करते? तो ये तो एक मैं समझूंगा कि एक प्राइवेट लूट का एक साधन बना हुआ है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मर्जी से इस कार्ड का प्रयोग करके उसको लूट का अंजाम देते हैं। इससे इस चिरायु योजना से कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होने वाला, लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलने वाला। और ना ही मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी चीजों से इसको भाजपा को कोई चुनावी फायदा होने वाला है। ठीक है। मैं वंदना के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विद्रोही जी के पास मुझे जाना है। विद्रोही जी, आप कह रहे हैं कि भाई 24 में इनकी विदाई तय है, आपका राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है और हम दिखा भी रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कौन कौन पहुंचा है। तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि अधिवेशन तक तो आप संगठन बना ही लेंगे, पर चलिए छोड़िए, फिर वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है, भाई बीजेपी दावा कर रही है कि उसने, ये चाहे बजट हो, चाहे नेताओं की ज्वाइनिंग से माहौल बनाने की बात हो, बीजेपी 24 के लिए कम से कम एक माहौल बना रही है कि वो तैयार है। वरुण जी, हमारा माहौल 3 से ज्यादा बन रहा है। मैंने तो आपको बताया, 1 सप्ताह की तुलना कर लीजिए। और हमारी बहन वंदना जी ने बड़ी सुविधा के साथ कह दिया कि रमेश गुप्ता का नाम लेकर, क्योंकि मैंने एक क्षेत्र की बात की थी, वो कांग्रेस में थे, वो आते जाते रहते हैं। ठीक कह रही है बहन जी। बहन जी, आपकी पार्टी तो उधार की पार्टी है। आपके 10 सांसदों में 6 सांसद कांग्रेसी हैं, आपके 40 विधायकों में 22 विधायक कांग्रेसी हैं, और आप भी कांग्रेसी हैं। पता नहीं कल आप इधर आ जाओ, आप तो, आपके पास है कौन? सारे कांग्रेस और इनेलो के लोग हैं। जब वो आएंगे तो आप कह दोगे वो तो अपने घर चले गए, और सारों ने अगर घर वापसी कर ली तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। नौबत आई क्यों? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, तो बंदा जवाब दीजिए।
राजनीति में चलता रहता है, ये तो चलता रहता है जी राजनीति में। मैंने इन्हीं की बात कही है, मैं तंज नहीं कसता। इन्होंने कहा उसका, अरे सर आप पूरे तंज कसते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बंदे जवाब इन्होंने कहा तो मैंने भी, हाँ ठीक है, जवाब लेने दीजिए। शुरुआत इन्होंने की, अब इन्होंने बजट की बात की। ये तो मेरी बात की पुष्टि कर रही है। ये कह रही है कि 1,14,000 करोड़ का इनका बजट मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्ति की। मैंने भी यही कहा, बोलिए शांत रहिए, मेरा नंबर मैं आपके बीच में नहीं बोला वंदना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी बोल सकता था। अरे नहीं ऐसा मत करिए भाई, कम से कम ये वाली चर्चा तो ऐसी नहीं होती है। एक एक करके बोलिए। शांत रहिए प्लीज प्लीज प्लीज। अब आप इनको रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अच्छा आप तो रुकिए, तब तो मैं उन्हें रुकाऊंगा। वंदना एक बार वो बात कंप्लीट कर लें। वंदना चाटुकारिता होती है, आप गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डिबेट में भी आप संघीय परिवार की यहाँ पर बात करते हैं तो दिखाई दे रहता है कि आप चाटुकारिता में किस हद तक जा सकते हैं। रुकिए भाई, रुकिए। गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल सकते, उसकी चाटुकारिता के लिए अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी वो सहन नहीं कर सकते। अरे आप चाटुकारिता क्यों करते रही इतने दिन तक? आप अपना भी तो विश्लेषण कर ले। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले वरुण जी इनसे पूछा ये चाटुकारिता क्यों करती रही? इनको जब बाहर फेंक दिया, यादव ने इनको बाहर फेंक दिया। अरे व्यक्तिगत मत करिए टिप्पणियां, दोनों रुक जाइए भाई। दोनों से गुजारिश है, दोनों बहुत सम्मानित मेहमान है मेरे, दोनों बहुत सम्मानित मेहमान है मेरे, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। दोनों रुक जाए, नहीं मैं दोनों से कह रहा हूँ भाई, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। वंदना रुकिए, वंदना जी रुक जाइए। वंदना जी, वंदना जी रुकिए, वंदना रुकिए, वंदना रुकिए। तो बता दो हमारी सेना। अच्छा वंदना रुकिए 1 मिनट। वंदना जी रुकिए, हमारे सैनिक पकड़ रहे थे तो वो वंदना जी रुकिए, चाइना के हैं। वंदना जी रुकिए। चाइना के सैनिक उन्हीं के हैं। अच्छा वंदना जी रुकिए, रुकिए रुकिए, विषयांतर हो गया भाई, रुकिए। ट्रेन पटरी से उतर गई, कहीं और चलेगी। दोनों रुक जाइए, मैं आऊंगा। रुकिए रुकिए, आप भी रुकिए, दोनों रुक जाइए। अरे भाई मेरी गुजारिश है, दोनों से रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। वंदना प्लीज, वंदना रुकिए, रुकिए। विजेंद्र रेड्डी जी के पास चलता हूँ ताकि थोड़ा सा मामला शांत हो जाए। कंप्लीट होने देना सर। ना सर, मेरी बात कंप्लीट, मैंने तो शुरुआत ही नहीं की। अच्छा ठीक है, नहीं सर ये ठीक है, बोलिए। अरे फिर मैं आपके पास आऊंगा भाई, ऐसे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। एक एक करके। भाजपा नेत्री ने ही बताया कि 1,14,000 करोड़ की राशि। अच्छा बजट पे वो बात करना, वंदना काउंटर कर देना। वंदना वो बजट पे काउंटर कर देना भाई। दोनों रुकिए प्लीज, दोनों बोल चुके हैं, दोनों बोल चुके हैं। दोनों रुकिए प्लीज, प्लीज वंदना रुकिए, वंदना रुकिए। विद्रोही जी आपसे गुजारिश है, आप भी रुक जाइए, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, आप बात कंप्लीट कर लीजिएगा। रुक जाइए वंदना, वंदना रुकिए। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका ये विरोध। ठीक है, हुडा जी क्या बोले? वरुण हुडा जी क्या बोले? अच्छा मैं आऊंगा ना आपके पास, वंदना आऊंगा तब बोलना। करेंगे यानी कि वंदना पोपली में आऊंगा आपके पास भाई, गुजारिश है आप रुकिए। आप सीनियर पैनलिस्ट से रुक जाइए। विजेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं विद्रोही जी के पास आता हूँ, फिर वंदना जवाब देंगी। देखिए वरुण जी, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, आपका चैनल हर जगह देखा जाता है। जिस प्रकार से आपकी ये डिबेट दोनों साथी कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होगा कि दोनों पार्टियों का पतीला पिट चुका है और इनके पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ आपस में झगड़ने के अलावा। असल में अगर कोई पार्टी आज है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो इस परिवर्तन यात्रा के बाद हरियाणा प्रदेश में पूरा परिवर्तन लाएगी और अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। जिस प्रकार से चिरायु का बड़ा मुद्दा आज की डिबेट में चला हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं, जगह जगह आपको कुछ बनाने से ये बिल्डिंग ले ली, ये हॉस्पिटल बना दिया, वो बनते नहीं है, कहीं किराए के ले लेते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में वंदना जी 1 मिनट मेरी सुन लो, फिर देख लेंगे इसको भी। आज हरियाणा प्रदेश में 51.7% हेल्थ में पोस्टें खाली पड़ी है। CHC का रिकॉर्ड मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं वरुण जी, हरियाणा प्रदेश में 516 ग्रामीण क्षेत्र की CHC है, केवल 13 ओनली 13 पोस्ट भरी हुई है, 483 पोस्ट खाली पड़ी है। अरे भाई घोषणाओं से क्या बनेगा, डॉक्टर तो दे दीजिए ना। आज सर्जन नहीं है, आई स्पेशलिस्ट नहीं है, जानो नहीं है, मतलब 51% हमारी हेल्थ की पोस्टें खाली पड़ी हैं, 71%। और तो देखिए वरुण जी, ये जो है इनका है श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेंसा, इसमें 52% पोस्ट खाली पड़ी है।
अटल बिहारी जी जो इनके आदर्श हैं, देश के आदर्श हैं, उस हॉस्पिटल में भी ये पोस्टें निलगा रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर में 71% पोस्टें खाली पड़ी हैं। जनता जान चुकी है कि जुमलों वाली पार्टी है। हरियाणा ने भरोसा किया था कि शायद कुछ दे दे, लेकिन ये तो पूर्ण रूप से फैल हो गए। और इस परिवर्तन यात्रा के बाद 25 सितंबर से जो कुरुक्षेत्र में हमारा समापन होगा, उसके बाद उल्टी गिनती है। वैसे ही भगदड़ मच जाएगी, सारे भाग जाएंगे। कुछ इनेलो के हैं, कुछ कांग्रेस के, घर वापसी होगी सबकी। और ये वही 2009 वाली पार्टी, 1999 वाली पार्टी बन जाएगी जब इनकी मात्र 4 सीट आई थी हरियाणा प्रदेश में। मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं 30 सेकंड दे पाऊंगा। पहले गिल साहब के पास चलते हैं। जी गिल साहब। जी सर देखिए, वंदना जी अब कह रहे थे, मैंने सुन रहा था भी पंजाब की बात भी कर रहे थे। मैं वंदना जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में 1,82,000 पद खाली हैं और आप 65,000 नौकरियां देने की घोषणा करते हैं, घोषणा मात्र करते हैं। और मैं बता दूं कि भगवंत मान की सरकार है जो 58 साल का स्थायी रोजगार की गारंटी दे रही है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना लगाएं या नई नौकरियां देना लगाएं, तो अब तक लगभग 60,000 के करीब स्थायी रोजगार दे चुकी है पंजाब सरकार। आप आम आदमी पार्टी की सरकार, सैलरी तो दे दो सुखविंदर सिंह, सैलरी तो दे दो पहले। बिल्कुल मैम, आप यहाँ बैठे मैम, यहाँ कैमरे पे बैठे कहना। चलिए ठीक है, एक कमेंट विद्रोही जी का लेना है मुझे। रुकिए भाई, दोनों रुकिए। विद्रोही जी का कमेंट और उसके बाद वंदना पोपली का कंक्लूसिव रिमार्क। दोनों रुकिए। वंदना जी रुकिए, उनकी बात आ गई है। विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे थे 30 सेकंड में। विद्रोही जी देखिए, 1,14,000 करोड़ की इन्होंने राजस्व प्राप्ति बताई, 58,000 करोड़ तो उसमें कर्ज में चला जाएगा। यही बात तो मैंने कहा, 56,000 करोड़ बचा। अगर 64,000 करोड़ रुपए का ये कर्ज नहीं लेंगे तो कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, विकास कहां से होगा। और इन्होंने कहा हमने कर्ज लिमिट से ज्यादा लिया। हो सकता है ये मुख्यमंत्री से ज्यादा विद्वान हो। कल मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर्ज बताया कि कांग्रेस ने 70,931 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और हमने लिया 2,27,000 करोड़। मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि हमने 1,57,00,000 करोड़ का कर्ज लिया है और 64,000 का अब लेंगे तो वो कर्ज पहुंच जाएगा पूरे हरियाणा का 2,90,000 के करोड़ के आसपास। तो जो व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री की बात को भी झुठला रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के किए मुख्यमंत्री से भी बड़े। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था आज की चर्चा में। आज के सियासी अखाड़ा में मेरी एनर्जी ज्यादा लग गई और आमतौर पर ऐसी चर्चा होती नहीं है, पर आज थोड़ा माहौल अलग दिखा। मैं माफी चाहता हूं। विद्रोही जी, आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।